जय हिंद साथियों, आप सबों का इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं संविधान की विशेषताएं। इससे पहले का क्लासेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और क्लासेज जो कंप्लीट किया है उससे आगे का क्लास आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे संविधान और राज व्यवस्था को एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी एडीओ हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, या फिर यूपी एसआई हो या यूपी पुलिस हो, अन्य सभी स्टेट के एग्जाम भी हो, तो सभी एग्जाम को इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सेशन काफी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। तो जैसा कि हमारा संविधान जो है तत्वों के दृष्टिकोण से, हमारे संविधान तत्व और प्रकृति के दृष्टिकोण से यह एक अद्वितीय संविधान है। हमारा संविधान जो है तत्वों और प्रकृति के दृष्टिकोण से हमारा संविधान जो है क्या है, अद्वितीय संविधान है। हमारा संविधान क्या है, अद्वितीय है। और हमारे संविधान में जो है कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हमारे संविधान में एक बात यह भी है कि हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो अन्य देशों के संविधान से भी लिए गए हैं। कई प्रावधान हैं जो अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन हमारे देश में जो भी संविधान में प्रावधान लिए गए हैं अन्य देशों से तो जरूर लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ की स्थिति को देखते हुए कि हमारे देश की में जो है स्थिति क्या है, उसी के अनुसार उस देश के संविधान के जो तत्वों को समावेश करने का प्रयास किया गया है। तो लेकिन कई संशोधनों के माध्यम से भी हमारे संविधान में चेंजिंग हुआ है, जैसे कि 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में कई प्रकार के परिवर्तन भी आए हैं, जैसे कि 7वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो कि काफी ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जिसमें कई सारे प्रावधानों को परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके कारण इसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। फिर 44वें संविधान संशोधन जानते हैं आप लोग कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था कि संविधान संशोधन से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसी प्रकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण भाग जोड़ा गया, जिसका नाम है पंचायती राज। पंचायती राज को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका को जोड़ा गया। वही फिर अगर देखा जाए 97वें संविधान संशोधन से सहकारी समिति का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। तो ये संविधान में जो है कई प्रकार की चेंजिंग आई है, लेकिन हमारा संविधान जो है तत्वों और प्रकृति के दृष्टिकोण से अद्वितीय रहा है। तो कई प्रकार का चेंजिंग हुआ है। तो आज हम लोग अध्ययन जो कर रहे हैं संविधान की विशेषताएं। तो हमारे संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारा संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान, हमारा संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, मूल रूप से 395 अनुच्छेद था। 8 अनुसूची था। अनुसूची कितना था, 8 अनुच्छेद कितना था, 395 अनुच्छेद था। वही अगर भाग पूछे तो भाग कितना था, तो भाग था 22। लेकिन वर्तमान में जो है यह भी चेंजिंग हुआ है। वर्तमान में लगभग 470 से ऊपर अनुच्छेद है। भागों की संख्या 25 है, जबकि अनुसूची की संख्या वर्तमान में कितना है, 12 है। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो है हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो पहले ये ही याद रखना है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान किसी भी अन्य देश का नहीं है। उसके बाद अन्य प्रावधान में देखें तो भारत के संविधान में एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता, जैसे कि
भारत एक प्रकार की संघीय सरकार है, संघीय प्रकार की भी सरकार है। और संघीय सरकार में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों के लिए अलग अलग नागरिकता होता है, लेकिन भारत में जो है सिर्फ तो भारत में जो है एक प्रकार की नागरिकता पाई जाती है, राज्यों के लिए अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, दो बात आप लोग याद रख सकते हैं। पहला बात यही याद रखिएगा कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये बात। दूसरा, एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में। तीसरा, हमारे संविधान में मौलिक प्रावधान का भी प्रावधान है। देखिए, हमारे संविधान में जो जो प्रावधान है वही हमारे संविधान की विशेषता है। अगर पूछे हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो हमारे संविधान में जो प्रावधान है वो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, और जो प्रावधान नहीं है वह हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। तो पहला बात याद रखिएगा, सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरा बात याद रख सकते हैं, एकल नागरिकता। तीसरा, मौलिक अधिकार। और भारत के संविधान में क्या प्रावधान है, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। तो मौलिक कर्तव्य भी हो जाएगा भारत के संविधान की विशेषताएं। तब देखिए, मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है किसमें है, भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। वही मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। इसी प्रकार जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, शुरू में यह प्रावधान नहीं था। इसी प्रकार भारत के संविधान में के भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार देखे हैं। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ये संविधान की विशेषताएं हैं। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। यहाँ बैठ जाइए, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ये संविधान की विशेषताएं हैं। और क्या प्रावधान है, तो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी है। हम भारत के संविधान में क्या है, आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान, तो देखिए भारत में जो है आपातकालीन प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक है। तो भारत के संविधान में पहले ही बता दिए कि भारत के संविधान की विशेषता क्या होगा। तो भारत के संविधान में जो जो प्रावधान है, जो जो बातें हैं, वही भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। तो मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, ये सभी देख लिए। और क्या है, तो भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी क्या है, भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। और क्या है, एकीकृत न्यायालय, भारत में एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, यह भी क्या है, भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। भारत के संविधान की विशेषता में क्या हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो सरकार के 3 अंग हैं, एक कौन है, एक क्या है विधायी, एक क्या है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। तो भारत में जो है न्यायपालिका स्वतंत्र है, वह किसी के दबाव में काम नहीं करती है। यह भारत का क्या हो गया, संविधान, भारत के संविधान की विशेषता। वही भारत के एकीकृत न्यायपालिका का व्यवस्था किया गया। एकीकृत न्यायालय मतलब इसमें जो है सबसे सर्वोच्च है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। उसके नीचे एक तरह से कहा तो नहीं जा सकता, अधीनस्थ तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन नीचे जो है उच्च न्यायालय है, राज्यों के उच्च न्यायालय है। जबकि उसके अधीनस्थ जो है जिला न्यायालय, अन्य न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय में आ जाते हैं जिला न्यायालय, जिला अदालत, यह सभी जो है आ जाता है उसी के अंदर। ठीक, यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या प्रावधान है, तो भारत में संसदीय सरकार है। भारत के संविधान की विशेषता में क्या है, संसदीय सरकार है। देखिए संसदीय सरकार, देखिए लोकतंत्र जो कि शासन की सर्वोत्तम प्रणाली है, शासन की सबसे लोकप्रिय प्रणाली है लोकतंत्र। शासन की सबसे जो है शासन की सबसे लोकप्रिय प्रणाली क्या है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र क्या है, 2 प्रकार का, एक संसदीय लोकतंत्र, एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ऐसे तो कई प्रकार के लोकतंत्र भी हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो अब देखिए संसदीय संसाधात्मक लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो देखिए संसदीय लोकतंत्र जो है यह लिया गया है ब्रिटिश मॉडल से। कहां से, ब्रिटिश मॉडल से। संसदीय सरकार जो है केंद्र में भी और राज्य में भी अपनाया गया है। भारत में केंद्र में भी और राज्य में भी क्या अपनाया गया है, संसदीय सरकार अपनाया गया है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जानते हैं। संसदीय सरकार को किस सरकार के नाम से, उत्तरदायी सरकार के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसकी कई सारी विशेषताएं भी है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो संसदीय सरकार की विशेषताओं में क्या होता है कि इसमें कार्यपालिका जो होता है नाम मात्र की होती है। कार्यपालिका नाम मात्र की होती है, लेकिन वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। और इस
प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका होती है और इसे उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है मंत्री जो होता है वह संसद के प्रति, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह हो गया संसदीय सरकार, यह हो गया संसदीय सरकार। वही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है उत्तरदायी नहीं होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहां अपनाया गया? अमेरिका में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहां अपनाया गया? अमेरिका में। और संसदीय सरकार की देखिए विशेषता क्या है कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका किसमें? संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या होता है? समन्वय होता है। कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या होता है कि समन्वय होता है। क्या होता है? समन्वय होता है। किसमें? संसदीय सरकार में। संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय होता है, सहयोग समन्वय होता है, उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या होता है? शक्ति का पृथक्करण होता है। शक्ति के पृथक्करण पर कार्य करता है, वह एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, पूर्ण रूप से एक दूसरे के कोई सहयोग नहीं करता है। याद रखिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। वही भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। भारत के संविधान की और भी कई सारी विशेषताएं हैं, तो जिसमें हम लोग इतना विशेषता देखे हैं। और भी विशेषता में हम लोग क्या देख सकते हैं कि भारत में जो है एकल नागरिकता तो देख लिए, भारत में जो है कि कई प्रकार की ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं। स्वतंत्र निकाय की भी स्थापना की गई है। स्वतंत्र निकाय में क्या? जैसे निर्वाचन आयोग, भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो कि स्वतंत्र है, वह केंद्रीय भर्ती और संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम के भर्ती के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग और भी सारी संस्थाएं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यह सभी संस्थाएं भी क्या है? स्वतंत्र है। कई सारी स्वतंत्र संस्थाएं भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्र और न्यायपालिका जो भी प्रावधान है भारत के संविधान में, वह सभी भारत के संविधान की क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक हम लोग देख लिए संविधान की विशेषताएं, और भी विशेषताओं को आगे जैसे जैसे एमसीक्यू आते जाएगा वैसे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए, अब यह है कि ये विशेषताएं हैं। अब देखिए, कोई भी चीज की जब विशेषता होती है तो किसी के नजर में वह विशेषता तो जरूर होती है, लेकिन वह किसी के नजर में क्या होता है कि उसका, अगर किसी के नजर में वह गुण है तो किसी के नजर में अवगुण भी हो जाता है। तो कुछ आलोचक भारत के संविधान की आलोचना भी करते हैं। आलोचना करते हैं तो कुछ संविधान आलोचक जो है आलोचना करते हैं तो भारत के संविधान को कहते हैं उधार का थैला। क्या कहते हैं? उधार का थैला कहते हैं। अब देखिए, उधार का थैला किस लिए कहते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि भारत के संविधान में जो है अधिकतर जितने भी प्रावधान है वह अन्य देशों से लिया गया है। अब देखिए, ये बात तो देखिए कहना सही है उसका कि अन्य देशों से लिया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत के संविधान के अध्ययन किए बगैर यह बात वो कह रहे हैं, क्योंकि भारत के संविधान में जो भी प्रावधान लिया गया है वो अन्य देशों से जरूर लिया गया है, लेकिन अन्य देशों की स्थिति और भारत की स्थिति को देखते हुए कि भारत की स्थिति में जो प्रावधान उपयुक्त प्रतीत हो रहा था, जो उपयुक्त प्रतीत हो रहा था, वही बातों को भारत के संविधान में लिया गया है। याद रखिएगा, छन छन कर बात लिया गया है। तो क्लियर हो गया। इस तरह से इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? खारिज कर सकते हैं। दूसरा बात है कि यह 1935 का भारत शासन अधिनियम का कॉपी है, कार्बन कॉपी है। कुछ आलोचक कहते हैं, देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम का कॉपी है। यह बात देखिए, यह बात सही है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से अधिकतर प्रावधान लिए गए हैं जो कि बताए हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल जो अनुच्छेद था 321 अनुच्छेद था, उसमें से 250 अनुच्छेद लगभग लिए गए हैं, लेकिन उसमें जो उपयुक्त था वही बात लिया गया है। और अंबेडकर ने इस बारे में कहा भी है कि किसी भी चीज से कोई भी चीज लेना कोई गलत बात नहीं है, साहित्यिक चोरी नहीं है, हमने उन्हीं चीजों को ग्रहण किया है जो भारत के संविधान के लिए उपयुक्त है। तो कार्बन कॉपी कहना एकदम पूरी तरह से उचित नहीं है, इस बात को भी खारिज किया जा सकता है। लेकिन इस बात का अंबेडकर जी को अफसोस जरूर है कि उन्होंने 1935 के अधिनियम से ज्यादा प्रावधान जो लिए हैं वह प्रावधान प्रशासनिक लिए हैं। कौन सा प्रावधान लिए हैं? प्रशासनिक लिए हैं। क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद और कई सारे विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि भारत का संविधान जो है काफी बड़ा है। भारत का संविधान क्या है? काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। अब देखिए, काफी बड़ा है, बात तो सही है,
पहले ही बताया कि भारत के संविधान की यह विशेषता है, काफी बड़ा है, लेकिन किसी के नजर में क्या है कि भारत के संविधान की काफी बड़ा है, हमारा विशेषता है, किसी को लग रहा है कि यह बड़ा है, उसके कारण आलोचना करा। देखिए भारत के संविधान का बड़ा होने का भी कारण है। बड़ा होने का कारण क्या है? इसकी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति देखें तो भौगोलिक स्थिति भारत के संविधान की देखें, भारत का भौगोलिक स्थिति देखें तो भारत जो है काफी विविधताओं वाला देश है, जिसके कारण भारत का संविधान क्या है? बड़ा है। उसी प्रकार भारत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत के संविधान में 1935 का प्रावधान लिया गया, जिसके कारण यह बड़ा है। और तीसरा बात देखें तो भारत के संविधान में राज्य और केंद्र दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान, अलग अलग संविधान नहीं है, दोनों का संविधान एक ही साथ है, जिसके कारण भारत का संविधान बड़ा है। और भारत के संविधान में और सारे प्रावधान जैसे कि स्वतंत्र जो निकाय है उसका भी व्यवस्था किया गया है, प्रशासनिक अधिकरण का भी व्यवस्था किया गया है, जिसके कारण भारत का संविधान बड़ा हो जाता है। उसके बाद कई सारे विशेषज्ञ ये भी कहते हैं भारत का संविधान जो है काफी जटिल है। तो भारत के संविधान काफी जटिल है, ये वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो भारत का संविधान जो है विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया है, तो थोड़ा भाषा तो स्वाभाविक है, जटिल है, लेकिन यह जो है एक आलोचना के तौर पर यह सभी बातों को हमने देखा है। तो चलिए अब भारत के संविधान की विशेषताओं से जितना भी एमसीक्यू बनता है उन सभी एमसीक्यू को हम लोग करेंगे, ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया है, तो ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, भारत के संविधान की एक विशेषता है संज्ञेय लक्षण, एक है एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण। संघात्मक लक्षण में यदि हम देखें तो संघात्मक लक्षण वैसे लक्षण को कहते हैं जिसमें जो है कि शक्तियां एक तरह से बराबर बराबर में विभक्त होती है। दो स्तर पर सरकार होती है, जैसे कि भारत में केंद्र स्तर पर सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है, द्विस्तरीय सरकार है। तो वह कौन सा हो गया? संघीय लक्षण। कौन सा लक्षण हो गया? संघीय लक्षण। और एकात्मक लक्षण मतलब शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई, शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है, वह हो जाएगा एकात्मक लक्षण। संघीय न्यायालय दो स्तर सरकार है, तो वह हो गया संज्ञा लक्षण। संविधान का लचीलापन होना, संविधान का लचीलापन मतलब कि संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सकता है। और जब संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सकता है तो संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकृत कौन है? सांसद। तो वह केंद्र हो गया, तो वह हो जाएगा एकात्मक लक्षण। वही कठोर संविधान, मतलब कठोर संविधान का मतलब क्या हो गया कि कठोर संविधान का मतलब हो गया कि संविधान में संशोधन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वह कौन सा हो जाएगा? संज्ञा लक्षण हो जाएगा, जिसमें राज्यों की सहमति आवश्यक हो जाती है। तो कठोर संविधान हो जाएगा संज्ञा लक्षण, वही लचीला संविधान हो जाएगा एकात्मक लक्षण। क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कई सारे प्रावधान है, जैसे लिखित संविधान कौन सा लक्षण? संज्ञा लक्षण। लिखित संविधान संज्ञा लक्षण। लिखित संविधान मतलब हो गया कि राज्य और केंद्र के लिए जितने भी प्रावधान है वो सभी प्रावधान संविधान में अधिकृत हैं, लिखे हुए हैं, और उसी के अनुसार कोई भी कार्य हो सकता है। या कौन सा लक्षण हो गया? संज्ञा लक्षण। जिसमें शक्तियां राज्य की ओर भी हो और केंद्र की भी ओर हो, वह हो जाएगा संज्ञा लक्षण। जिसमें केंद्र की ओर झुका हुआ हो वह हो जाएगा एकात्मक लक्षण, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं। तो चलिए कई सारे प्रावधान है, अभी हम आगे एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए पहला है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, यह लिखित और दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। तो बिल्कुल पहले ही कराए हैं। भारत के संविधान की विशेषताओं में इसीलिए कहते हैं कि पहले आप जो है शुरू का 5 से 10 मिनट वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से गौर से देखिए, ताकि सारे एमसीक्यू आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो यह लिखित है और दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, यह विशेषता हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्य विशेषताओं में देखिए, तो अन्य विशेषताओं में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में। अन्य विशेषताओं के देखिए, तो एकीकृत न्यायालय का प्रावधान है। अन्य प्रावधान देखे तो मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। अन्य प्रावधान देखे तो नीति निर्देशक तत्व का
प्रावधान किया गया है। अन्य में देखें तो मौलिक कर्तव्य का भी प्रावधान किया गया है। और भी सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली या क्या है, भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। और प्रावधान में देखें तो आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, यह सभी क्या है, भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। और भी प्रावधान देखें तो त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार संविधान के, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। और यह प्रावधान जो है अन्य किसी भी देश में नहीं किया गया है। तो और भी सही कई सारे प्रावधान हैं, तो उन सभी प्रावधानों के भी हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं। भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, आलोचक कहते हैं, लेकिन उसके लिए हमने जस्टिफाई भी किया है कि उधार का थैला कहता है क्योंकि भारत के संविधान में अधिकतर प्रावधान जो है अन्य देशों के संविधान के अध्ययन के आधार पर लिया गया है, जिसके कारण भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्योंकि इसमें केवल एक देश के संविधान से प्रावधान किए गए हैं तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि इसके अधिकांश प्रावधान विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं, तो यह सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग एकात्मक और संघात्मक संज्ञा दोनों विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? एकात्मक और संज्ञा पहले ही क्लियर कर चुके हैं। एकात्मक क्या हो गया? एकात्मक मतलब हो गया कि यदि कोई प्रावधान, जिस प्रावधान में शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई हो, केंद्र की ओर झुकी हुई हो, ऊपर की ओर झुकी हुई हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकात्मक व्यवस्थाएं। और संज्ञा में क्या होगा कि बराबर बराबर महसूस होता हो, उसे क्या कहेंगे? संज्ञा व्यवस्थाएं। तो अब देखिए, एकात्मक विशेषताएं एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। देखिए, संज्ञा व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था जो है एकात्मक और कौन सा विभाग एकात्मक और संज्ञा दोनों विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? तो वह हो जाएगा कौन सा व्यवस्था? या हो जाएगा कौन सा व्यवस्था? यह व्यवस्था हो जाएगा कौन सा? संघीय व्यवस्था हो जाएगा। कौन सा व्यवस्था हो जाएगा? संघीय व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा किसने कहा है? भारतीय संविधान में एकात्मक की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा किसने कहा है? भारत के संविधान में एकात्मक की ओर झुकाव वाला संघीय ढांचा किसने कहा है? तो देखिए, भारत का संविधान जो एकात्मक है, एकात्मक की ओर झुकाव है। जैसे कि आपातकालीन प्रावधान में, जैसे ही भारत में आपातकाल लागू होता है तो केंद्र जो संविधान जो है एकात्मक लगने लगता है। तो यह जो बात कहा है किसने कहा है? यह कहा है किसने? तो यह कहा है केसी हुयर ने। किसने कहा है? केसी हुयर ने यह बात कहा है कि एकात्मक की ओर झुकाव, एकात्मक की ओर झुकाव वाला संज्ञा ढांचा किसने कहा है? यह कहा है केसी हुयर ने। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट, यहाँ केसी हुयर ने नहीं, अर्नेस्ट बेकर ने। किसने कहा है? अर्नेस्ट बेकर ने कहा है एकात्मक की ओर झुकाव वाला संज्ञा ढांचा। एकात्मक की ओर झुकाव वाला संज्ञा ढांचा किसने कहा है? तो अर्नेस्ट बेकर ने कहा है। जबकि सहकारी संघवाद कहा है किसने? केसी हुयर ने। सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो सहकारी संघवाद कहा है केसी हुयर ने। किसने? केसी हुयर ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान में किस प्रकार के सरकार की व्यवस्था की गई है? पहले ही क्लियर कर चुके हैं। भारत में जो है संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन बी। अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ है? जैसे अमेरिका में, ब्राजील में, रूस में, इन सब देशों में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की? संसदीय प्रणाली। जो यह कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय प्रणाली को ही क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर प्रणाली, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर है। इसी को हम लोग संसदीय प्रणाली को क्या कहते हैं? उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहते हैं। और वर्तमान में संसदीय प्रणाली में जो है प्रधानमंत्री की भूमिका बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसे प्रधानमंत्रीय सरकार कहते हैं। प्रधानमंत्रीय सरकार भी कहते हैं। किसको? संसदीय प्रणाली को। और संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है? कार्यपालिका नाम मात्र की होती है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इसी प्रकार इसमें अन्य विशेषताओं में देखें तो इसमें बहुमत दल का प्रभाव होता है या उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। तो कई सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संसदीय मॉडल पर आधारित है? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है या ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन बनाती है? तब देखिए, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता जो है, कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। देखिए, संसदीय सर्वभूता का अर्थ क्या होता है कि संसद जो है सर्वोच्च है। संसद क्या है? सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च है। संसद जो है, संसद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो जो भी नियम बनाएगा उसे जो है रद्द नहीं किया जा सकता है। वो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि ब्रिटेन के संसद जो है, ब्रिटेन का जो संसद, ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है वह क्या है? सर्वोच्च है। ब्रिटेन का संसदीय व्यवस्था क्या है? सर्वोच्च है। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता है वहां पर, क्योंकि ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा भी जाता है, ब्रिटेन के संसद सिर्फ महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती है, अन्य और अन्य जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को कर सकती है। उसी प्रकार जो है सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायपालिका जो है कहाँ की है? अमेरिका की। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायपालिका को अपनाया गया है। अमेरिका में क्या अपनाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में तो सर्वोच्च न्यायपालिका को अपनाया गया है। परंतु भारत में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारत में क्या अपनाया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका को नहीं अपनाया गया है। भारत में जो है सर्वोच्च कौन है? तो भारत में सर्वोच्च है संविधान। भारत में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान। जैसे ब्रिटेन में सर्वोच्च है संसद, अमेरिका में सर्वोच्च है न्यायालय, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च है संविधान। भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन स्थापित करती है या काम करती है? स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका अर्थ क्या है? संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि यदि संसदीय, भारत में किस प्रकार की संसदीय संप्रभुता है? भारत में संसद यदि अगर कोई कानून बनाती है, भारत में अगर कोई संसद कोई भी विधि बनाती है तो न्यायपालिका उसका जांच कर सकती है। और यदि वह, जो सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारतीवाद में संवैधानिक ढांचा का सिद्धांत दिया है, अगर संवैधानिक ढांचा पर वह क्या करती है? घात करती है, उस पर जो है प्रहार करती है, तो उस कानून को, उस विधि को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। तो यह हो गया एक तरह से संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच अंतर। क्या क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भी क्या है? संविधान की विशेषता है, जो भाग 3 में है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और कुल मौलिक अधिकार शुरू में 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 है। एक संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। और मौलिक अधिकार जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी। वही संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के सरकार से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। और कनाडाई संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडाई संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र जो है, केंद्र और संघ। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह कनाडाई मॉडल पर ही आधारित है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर? कनाडा के मॉडल पर, जिसमें केंद्र जो है कि वो अत्यधिक शक्ति प्राप्त है और राज्य को उससे कम। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? डीपीएसपी कहां से लिया गया? जस्ट अभी हमने क्लियर किया है। नीति निदेशक तत्व लिया गया है आयरिश संविधान से। कहां से? आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जिसका संविधान 1937 ईस्वी में लागू हुआ था, बना था। क्लियर हो गया। आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो एक याद रखिएगा, डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, यह भी कहाँ से लिया गया है? यह भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका के संविधान से। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, भारत के संविधान में शुरू में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। या मौलिक कर्तव्य जो है यह आया था आपातकाल के समय, और आपातकाल में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जब लोग अधिकार की मांग कर रहे थे तो उसमें यह एहसास दिलाने के लिए अधिकार के साथ व्यक्ति का कर्तव्य भी जुड़ा है। इसी कारण मौलिक कर्तव्य लाया गया। मौलिक कर्तव्य जो लाया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकार लाया गया। और यह लाया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन बाद में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्षों तक के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन से? तो 86वें संविधान संशोधन से। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछे तो वह हो जाएगा कितना? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? तो मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में 11। शुरू में कितना जोड़ा गया? 10 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है सोवियत संघ रूस के संविधान से। क्लियर हो गया? दिक्कत नहीं होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसका सही आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत यह प्रावधान किया गया, संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, और साथ ही साथ हर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। 24वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन 1971। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जो है नीति निदेशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई। जैसे 31 खो ये सब पर गो पर प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रकृति में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय का क्या अर्थ है? देखिए, कठोरता का अर्थ क्या होता है पहले ही बता दिए, कठोरता और लचीलापन। कठोरता का अर्थ है कि यदि किसी संविधान में संशोधन करना मुश्किल होता है, संशोधन करना कठिन होता है, तो इसे संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। लचीला का मतलब होता है जिसमें संशोधन करना आसान होता है, उसे क्या कहते हैं? लचीला संविधान कहते हैं। और भारत में जो है संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है। एक में क्या होता है कि बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की। और साधारण बहुमत की जो होती है आवश्यकता, उसके लिए जो है अनुच्छेद 368 के तहत वह संशोधन नहीं माना जाता है। और एक संशोधन जो होता है जिसमें क्या होता है, संसद के दोनों सदस्यों के उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत व 2/3 बहुमत की, देखिए आधे बहुमत तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ 2/3 बहुमत होना चाहिए। एक बहुमत में है सेम ये प्रावधान रहेगा, साथ में जोड़ देना है आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। 3 प्रकार से संशोधन होता है। तो 3 प्रकार से जो संशोधन होता है उसमें तीसरा जो है काफ़ी कठिन है संशोधन करना, क्योंकि उसमें आधे राज्यों की स्वीकृति अति आवश्यक है, जो कि निश्चित समय भी नहीं दिया गया है संविधान में कि इतने समय में वह आधे राज्यों की स्वीकृति लेना जरूरी है, इतने समय में राज्य स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, जिसके कारण वह जो है मुश्किल हो जाता है। उसके कारण यह कठोरता हो गया। और लचीलापन जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, वह हो गया लचीलापन। तो क्लियर हो गया? तो इसका अर्थ हो गया, कठोरता का अर्थ क्या हो गया कि इसे जो है देखिए यहाँ कठोरता है कुछ प्रावधान को विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से मतलब वही बात 2/3 बहुमत से, और कुछ को साधारण बहुमत से। बता दिए कि साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? लचीला संविधान कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? जिसमें कभी संशोधित नहीं किया जा सकता तो वो सीधे हो जाएगा कठोर संविधान, बहुत ही कठोर संविधान जिसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता। केवल विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है तो वह हो जाएगा कठोर संविधान, या हो जाएगा जिसमें कभी संशोधन ही नहीं किया जा सकता है वह हो गया अत्यधिक कठोर संविधान। जिसमें केवल साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है वह हो गया लचीला संविधान। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अमेरिका के संविधान से।
जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से। अनुच्छेद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अनुच्छेद का प्रावधान जापान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। प्रस्तावना की भाषा, या भी कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य, या भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अमेरिका से मौलिक अधिकार तो हम लोग देख ही चुके हैं, उस सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार ये सभी अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, यह सभी ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, न्यायिक प्रणाली है? पहले ही बता दिए हैं कि भारत में जो न्याय प्रणाली है वह है एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली। दोहरी न्यायिक प्रणाली कहाँ है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में कैसी है? एकल है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जस्ट अभी देखे हैं, एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का प्रावधान कब से लागू है? देखिए, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? यदि कोई नागरिक, भारत का नागरिक जो है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, 18 या 18 वर्ष से अधिक है, वह वयस्क नागरिक कहलाएगा और उसे वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। शुरू में यह था प्रावधान 21 वर्ष था, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और यह 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से। 61वें संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया और यह प्रावधान जो लागू है 1950 से। कब से लागू है? 1950 से। शुरू में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के संविधान सभा का गठन जो है वह होना चाहिए, और संविधान सभा का गठन होगा तो वह गठन जो होगा वह उसके लिए निर्वाचन होगा, तो वह निर्वाचन होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर। कब कहा था? 1938 में। लेकिन 15 वर्षों के लिए यह टाल दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 से। नेक्स्ट प्रश्न, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 88 के माध्यम से किया गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं 42वां, जो कि कई सारे प्रावधान जिसके कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को 73वां के द्वारा पंचायती राज का प्रावधान किया गया। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है संपत्ति का अधिकार तो जानते ही आप लोग, साथ ही साथ 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जो 42वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, तो उसे पुनः 5 वर्ष किया गया। साथ ही साथ आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह एक खूबसूरत विशेषता है जिसे जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है एक अनुसूची भी जोड़ा गया, जिस अनुसूची का नाम है 11वीं अनुसूची, और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार द्वारा 12वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ा गया। क्लियर हो गया। 11वीं अनुसूची में विषय की संख्या है 29। 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया उसमें विषयों की संख्या है 18। कितना है? 18। इसमें नगर पालिका का वर्णन है, नगर पालिका का, और इसमें जो है स्थानीय स्तर के, दोनों तो स्थानीय ही है लेकिन इसमें किसका वर्णन है? पंचायती राज का। क्लियर हो गया। और किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया किस समिति की सिफारिश पर? तो लक्ष्मी सिंघल समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल लागू होता है। एक है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति
शासन और एक होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। तो देखिए राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति आपात अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय 360 के तहत। अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लागू हो चुका है। कितना बार? 3 बार। और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लागू हुआ है। सबसे पहले हुआ था कहाँ में? पेप्सू विधेयक पर पंजाब में, सबसे पहले कहाँ हुआ था? पंजाब में। और बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लागू हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संशोधन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? न्यायिक समीक्षा का अर्थ हुआ यदि कोई प्रावधान संविधान का उल्लंघन करता है तो वह जो है रद्द किया जा सकता है, तो वह हो जाता है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत। तो यह हो गया, कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा का अर्थ क्या है? देखिए पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ एक तरह से जिसे हम लोग धर्म के नाम से जानते हैं, जैसे कि ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, या एक पंथ है। क्या है? पंथ है। और निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब, निरपेक्ष मतलब हटना, निरपेक्ष मतलब हटना, मतलब कि जिस राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष। राज्य का कोई धर्म नहीं होना, राज्य का कोई धर्म नहीं होना, वह हो गया कौन सा? पंथ निरपेक्ष। और राज्य सभी धर्म को एक समान दर्जा देता है, राज्य सभी धर्मों को एक समान दर्जा देता है। देखिए भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में अंतर है, जिसमें भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता कहिए या पंथ निरपेक्षता, इंग्लिश तो एक ही होता है लेकिन हिंदी का अर्थ अलग अलग होता है। भारत में सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया है। भारत में किस प्रकार की अवधारणा? सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया है, जबकि पश्चिमी राष्ट्रों में जो है या वहाँ पर जो है नकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया है। उसमें पंथ का अर्थ, धर्म का अर्थ होता है चर्च, उसमें धर्म का अर्थ होता है चर्च, लेकिन भारत में धर्म का अर्थ होता है कि भारत में धर्म का अर्थ होता है कर्म, कर्म, क्षमा, यह सभी भारत में धर्म का अर्थ होता है। तो यहाँ पर पश्चिम में है नकारात्मक अवधारणा, भारत में है सकारात्मक अवधारणा। पश्चिम में क्या है? पूरा तरह से धर्म से बिलगाव दिखाया गया है, लेकिन भारत में बिलगाव नहीं है, भारत में बिलगाव नहीं है, भारत में बिलगाव नहीं है। यह जो है सभी धर्म को एक समान ट्रीट करता है, यह सभी प्रावधान हो गया कौन सा? पंथ निरपेक्षता का। देखिए राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, ये भी सही है। राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, देखिए धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो उपरोक्त सभी। लेकिन अगर जो है लोक व्यवस्था, सदाचार, यह सभी पर अगर प्रहार होता है तो राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, इसका अपवाद है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस भाग में है? ग्राम पंचायत जो कि यह जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। पंचायती राज जो है से संबंधित है। यहाँ पर पंचायती राज जो संबंधित है, पूछ रहा है कि किस भाग में पूछ रहा है यहाँ पर कि भाग, गठन का प्रावधान। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। किस अनुच्छेद में? 40 में। तो अनुच्छेद 40 किसका भाग है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक और नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, मौलिक कर्तव्य 51 के को में। तो यह आ जाएगा किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और यह जो दर्शन है गांधीवादी दर्शन है। या कौन सा दर्शन है? तो गांधीवादी दर्शन है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्र निकायों का प्रावधान किस लिए किया गया है? स्वतंत्र निकाय का प्रावधान, स्वतंत्र निकाय में बताए थे आपको, चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, चुनाव आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का,
महालेखा परीक्षक का, यह सभी जो है स्वतंत्र निकाय है। अब देखिए चुनाव आयोग का काम क्या होगा, निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव आयोग का काम क्या होगा, निष्पक्ष चुनाव करवाना। संघ लोक सेवा आयोग का क्या कार्य होगा, निष्पक्ष भर्ती करना। इसी प्रकार राज्य का भी यही काम होगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का क्या कार्य होगा, निष्पक्ष रूप से धन का संरक्षण करना। तब देखिए एक ऑप्शन ए है सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, यह भी सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है चुनाव आयोग सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, क्योंकि सरकार बनाने में योगदान इसी का होता है। क्योंकि यह जो है जिस पार्टी की बहुमत होती है, जिस पार्टी की बहुमत होती है, और बहुमत कब होगी, जब ठीक से चुनाव होगा। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करता है, यह भी हो जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक धन के माध्यम से नियंत्रण रखता है, तो ऑप्शन ए। संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी सही है। नेक्स्ट, चुनाव कराने और ऑडिट कराने के लिए, चुनाव कराने और ऑडिट कराने के लिए, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग जो है किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में, जिसमें कहा गया राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के संविधान में पूछे संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संघ का प्रयोग किया गया है, जो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ का अर्थ क्या है, राज्य जो है आप राज्य जो है भारत, राज्य जो है राज्य की जो शामिल किया गया है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, या किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका में समझौते का परिणाम है, लेकिन भारत में कोई भी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में जो है राज्यों का संघ है, यहाँ पर इस पर नियंत्रण के लिए कौन है, केंद्र है। तो भारत में जो राज्य विशेषता है किस प्रकार की, विनाशी राज्य का, विनाशी राज्य का अविनाशी संघ, विनाशी राज्य का अविनाशी, विनाशी राज्यों का अविनाशी। यहाँ पर जो है राज्य को खत्म किया जा सकता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, इसके लिए कौन अधिकृत है, केंद्र अधिकृत है। क्लियर, तो ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, भारत एक है राज्यों का संघ, जैसे अभी क्लियर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल एकीकृत न्यायपालिका की विशेषता का क्या अर्थ है। भारत में एकल न्यायपालिका की विशेषता क्या है, तो भारत में एक एकल न्यायपालिका की विशेषता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता का अर्थ क्या है। संसदीय संप्रभुता का अर्थ बता दिए कि भारत में पूछ रहा है, अगर संसदीय संप्रभुता इंग्लैंड में पूछे तो उसका अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सांसद जो है कुछ भी कर सकती है, सिर्फ स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। लेकिन भारत में अगर संसदीय संप्रभुता की बात करें, भारत में संसद यदि कोई भी विधि बनाती है तो उसे जो है न्यायपालिका अगर लगता है कि या जो है मौलिक ढांचा, संवैधानिक ढांचा का उल्लंघन करती है तो उसे रद्द कर सकती है, या संविधान की सीमाओं के भीतर ही अपने कानून का निर्माण कर सकती है। तो ऑप्शन ए, संसद किसी भी कानून को बना या बदल सकती है। तो ये देखिए ये कहाँ होता है, या जो है ब्रिटेन में होता है। संसद सर्वोच्च है और कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, ये कहाँ प्रावधान है, ब्रिटेन में है। संसद को संविधान द्वारा कुछ सीमाओं के भीतर ही कानून बनाने की शक्ति है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में लचीलेपन का उदाहरण क्या है। पहले ही क्लियर कर चुके, लचीलेपन का उदाहरण है कि संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सकता है, साधारण विधि, साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। लचीलापन का मतलब संसद जो है साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, साधारण बहुमत से संशोधन करने में सक्षम है। इसका हो जाएगा क्या, लचीलापन का उदाहरण क्या है, लचीलापन का उदाहरण क्या है, तो भारत में संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और यह जो है किस भाग में है, तो भाग 4 को में,
अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 51 का को। तो यह हो जाएगा वे नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं, तो नहीं। वे नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। वे सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं, तो नहीं। ना तो सरकार को यह शक्ति देता है, ना ही शक्ति छीनता है। नेक्स्ट, ये न्याय योग्य है, तो नहीं, या न्याय योग्य नहीं है, इसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्ष विशेषता का कौन सा निहितार्थ नहीं है? पहले ही क्लियर कर चुके हैं पंथ निरपेक्षता, जो कि भारत में संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। राज्य किसी धर्म को संरक्षण नहीं देता, तो ये बात सही है। राज्य किसी धर्म को संरक्षण नहीं देता है, सभी धर्मों को समान सम्मान, तो ये भी सही है। राज्य धार्मिक हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त है, तो ये भी सही है। अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए, जहाँ पर पंथ निरपेक्ष होता है तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों को क्या होता है कि विशेष अधिकार देने का प्रावधान किया जाता है, जिससे सभी को एक समान के दर्जे में लाया जाए, किसी को हाशिए पर ही रहने नहीं दिया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए, इस तरह से हमने क्या किया, आज जो टॉपिक था संविधान की विशेषताएं, उन टॉपिक को कंप्लीट किया। यदि आपने इससे पहले एमसीक्यू के माध्यम से जो सीरीज चल रही है पॉलिटी का, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।